Yes, so a very warm good morning. तो कल अपना सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन था और अदर मैं ये कहूँगा सीए कोर्स का ओरिएंटेशन लिया अपन ने। पास होने की स्ट्रेटेजी, मिनिमम मार्क्स टू बी अचीव्ड, टारगेट मार्क्स जो आपको डिसाइड करने हैं। और मैंने आपको कहा था इस सब्जेक्ट में टारगेट थोड़ा बढ़ा रखिएगा, आराम से अचीवेबल है। अब सीए इंटर ग्रुप 1 का पहला पेपर अकाउंटिंग, अकाउंट्स, जाना पहचाना। और हमेशा शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, जाने पहचाने सब्जेक्ट से होनी चाहिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट हर बार पहला पेपर यही रखती है, ताकि होता भी है ना इफ़ेक्ट कि पहला पेपर अच्छा हुआ तो दूसरा तीसरा भी देने का जोश बना रहता है और दुगने जोश के साथ आप उसको दे सकते हो। और ये पेपर हमेशा अच्छा ही होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको कल कहा ही था कि अपना जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो बुक्स देने वाला हूँ, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, सब कुछ कवर्ड है। अब आज अपना जो डिस्कशन है, कल बात तो अपन ने कर ली 75 80 85 100 नंबर लाने हैं, बट लाने के लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस की ज़रूरत है। मीन्स ये में स्मार्ट स्टडी भी एक रोल प्ले करता है। अब वो स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हाउ वी हैव टू स्टडी। एंड मैंने कल भी कहा था प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा प्रेजेंटेशन का ध्यान हमको क्या रखना है, और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, क्या नहीं है, थोड़ा आज सब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और कल से अपन अपने स्पेसिफिक चैप्टर से शुरुआत कर देंगे। पहले ऑफ कोर्स चैप्टर्स वही लेने की कोशिश करेंगे जो आपके बीकॉम में भी कवर हो जाए, ताकि यू हैव दैट एडेड एडवांटेज। अब इंस्टीट्यूट का जो अपना अकाउंटिंग का सिलेबस है, हाँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात ये हुई कि सिलेबस अभी पिछले अटेम्प्ट से थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया। कुछ चीज़ें ग्रुप 1 में से उठा करके ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में डाल दी गई, कुछ फाउंडेशन में डाल दी गई। अभी फाउंडेशन में आपने वो पढ़ा होगा ना, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, वो पहले सब यहाँ इंटर में इस पेपर में थी, उठा के उधर डाल दी। कुछ यहाँ से ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग में डाल दी। और सबसे ख़ास बात, उसके बदले में कुछ और डाला नहीं है। मतलब सिलेबस ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो 15-20% 25% तक कम ही हुआ है, बड़ा नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक एडेड एडवांटेज हो गया। हाँ, ये जब नया इंटर का सिलेबस आया और उसमें के बाद भी जो अमेंडमेंट आया, मैं सब ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो अब जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है और जो वेटेज है इंस्टीट्यूट का, ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम अब हो गया है कि जब से ये नया सिलेबस लॉन्च हुआ, इंस्टीट्यूट ने टॉपिक वाइज मतलब वेटेज भी डिसाइड कर रखा है। तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। और ये हर सब्जेक्ट में, फाउंडेशन में भी था, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। तो इट बिकम्स अ ब्रॉड बेस्ड। हाँ, बट अब अपना जो सिलेबस है, अगर मैं सीए इंटर अकाउंटिंग की बात करूं, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक है कंपनी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर्स, देन अदर चैप्टर्स, और तीसरा पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, थोड़ा आपको जाना पहचाना नाम होगा, बस नाम वाम ही सुना होगा, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल ऑफ कोर्स आपके पास नहीं होगी, पर समझ लीजिए सीए इंटर अकाउंटिंग पेपर 1, एडवांस अकाउंटिंग पेपर 5, ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर, ग्रुप 2 का सेकंड पेपर, दोनों में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बड़ा बोलबाला है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। और सीए फाइनल में जब आप पहुंचोगे, ये समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द वेटेज, और होना ही है भाई। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, मतलब अपना इंस्टीट्यूट वही इशू करता है। मतलब ये होममेड प्रोडक्शन है, और ऑब्वियसली फिर होममेड है तो इसका तो खुद के एग्ज़ाम में तो वेटेज ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। और ये सब तो आप कहेंगे हर जगह होता है, व्हाट इज़ न्यू। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ द हाईएस्ट वेटेज। इंस्टीट्यूट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद इशू करती है, उसका एक बोर्ड बना हुआ है, और कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ ग्रुप 1 में अपन थोड़े से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बेसिक वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 2 में थोड़े अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और CA फाइनल में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस इंटरनेशनल लेवल के एक इंड AS और हैं, वो भी कोर्स में हैं। ओके मतलब ये समझ लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो अपने को बहुत अच्छे से आने ही आने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे भी हेल्प करेंगे और आगे भी हेल्प करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाती है इंस्टीट्यूट, वो अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अभी की तारीख में जो अपने ग्रुप 1 में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोर्स में हैं, वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। हाँ, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी लेने से मतलब नहीं है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, देन वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ ये जो 3 है ये वैसे दूसरे चैप्टर में भी कवर्ड है। देन वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 11, 12, 13 एंड 16। तो ये 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में हैं। ओके और इनका जो एग्ज़ाम का वेटेज है वो 20 से 25% के बीच में है। मतलब समझिए 100 में से 20-25% तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही क्वेश्चन आता है। तो 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे कोर्स में हैं, और इसमें से जो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ओके ये इनडायरेक्टली यहाँ पर चैप्टर में भी कवर हो जाते हैं। मतलब नेट देखा जाए तो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचते हैं जो अलग से समझने हैं। कंपनी अकाउंट्स की बात करूं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स अपने कोर्स में हैं, तो आप लोगों ने 12th में फाउंडेशन में थोड़ा इश्यू ऑफ शेयर्स और इवन थोड़ा फाइनल अकाउंट्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा देखा होगा। यहाँ पर अगर कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो वी हैव ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वही फाइनल अकाउंट्स एज पर शेड्यूल 3, जिसमें P&L आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है और कैश फ्लो आ जाता है। ये जो कैश फ्लो हम बनाते हैं, कई लोगों ने 12th में भी बनाया होगा, ये AS3 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने अभी कहा ना उधर भी काम आ जाएगा, तो ये उसी के लाइंस पे बनाया जाता है। मतलब जो कैश फ्लो आपने पहले पढ़ाया अभी भी अपन वापस करेंगे, वो AS3 ने जैसा कहा है उसी हिसाब से बनता है। इसीलिए मैंने कहा ये चैप्टर किया मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप ही हो गया, या मैं ये कह दूँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने का मतलब मेरे को ये चैप्टर कराना पड़ेगा। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ आप कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह वो सब कोर्स में नहीं हो गया पहले। देन वी हैव रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके तो ये 2 रिडम्पशन वाले चैप्टर्स हैं। देन वी हैव बोनस एंड राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। हाँ वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो आपको बुक देने वाला हूँ उसके अंदर ये सारा सिलेबस है, और वैसे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी सब अवेलेबल है। हाँ अभी मेरा लिखने का दूसरा पर्पज़ है, ये सब लिख के फिर मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा कि भाई इंपॉर्टेंस किसकी कितनी है। तो वी हैव रिडम्पशन के 2 चैप्टर्स हैं, बोनस इशू का चैप्टर है। ओके एक और इसके साथ में चैप्टर है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके सो दीज आर द चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स। कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि एक चैप्टर, हाँ इसको मैं दूसरा चैप्टर मानता हूँ कैश फ्लो को, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये 6 चैप्टर्स हुए हमारे कंपनी अकाउंट्स के। इसका जो वेटेज है ओके वो 30 से 35% तक का है। ओके
तो समझिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 25, ये रेंज इसलिए देने की ज़रूरत है क्योंकि एक दे देता आप कहेंगे अरे 19 का क्वेश्चन आया, वेटेज तो 20 का था। तो 20 से 25, 30 से 35% यहाँ पे हो गया। अब दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो दूसरे चैप्टर्स जो हैं उसमें वी हैव इंश्योरेंस क्लेम, ये आपके बीकॉम में भी है, उसमें दो तरह के हैं। वन इज़ स्टॉक अगर जल गया है उसका क्लेम, एक प्रॉफिट का नुकसान होता है उसका क्लेम। ओके, सो दिस द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड वी हैव इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे की जाए, और इसमें भी जो हम सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो AS 13 का है, ये वाला। ओके, तो मतलब ये चैप्टर मुझे समझाना है तो AS का रेफरेंस लेना पड़ेगा, AS समझाना है तो वापस इस चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो ये 2 in 1 पर्पज़ यहाँ सॉल्व होता है। फिर एक चैप्टर है हमारा हायर परचेज। ओके, देन 3 चैप्टर और हैं। वी हैव ब्रांच अकाउंट्स, डिपार्टमेंट अकाउंट्स and single entry system, incomplete records. ओके, हाँ जी, इनका जो वेटेज है, हाँ जी देखिए 20 और 30 50 हुआ, मतलब यहाँ पे कितना वेटेज पहुँच गया 50%, और हायर मतलब हायर साइड में 50% और लोअर साइड में 40%। ओके, तो ये 40 से 50% का वेटेज सिर्फ इन 6 चैप्टर्स का है। ओके, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। और उसमें भी इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा आराम किया, ये पहले ग्रुप का वेटेज 20 से 25 और ये वाले 3 चैप्टर्स का वेटेज 20 से 25%। ओके, तो ये हमारा सिलेबस छोटा सा है। कितने चैप्टर हुए? 6 चैप्टर, 6 चैप्टर 12 चैप्टर, और 8 नहीं 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कुल मिला के आप कहेंगे 24 चैप्टर हुए। ओके, अब ओवरऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप कहेंगे वो हो इधर ही है, 6 चैप्टर 50 नंबर ले आएंगे, ये 6 चैप्टर अपने 30 से 35 नंबर ले आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाकी के नंबर ले आएंगे। बहुत लिमिटेड सा कोर्स है, ठीक है, 5 महीने में एकदम आराम से होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास रोज़ अटेंड करनी है। ओके, और होमवर्क रोज़ का रोज़ करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ मेहनत मत करिएगा। नो एक्स्ट्रा मटेरियल टू बी चेक, नो एक्स्ट्रा मटेरियल टू बी सीन, और जो टेस्ट हम देते हैं वो आपको टेस्ट बराबर करने हैं। दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, एंड मेरी तरफ से गारंटी है आपको कहीं तकलीफ़ आने वाली नहीं है। अब ये सब बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव, जो अकाउंट्स का पेपर है उसका जो कॉन्सेप्ट है, सो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। Of 20 marks each, that makes it 120. Out of this 5 questions needs to be solved, 20 marks each, 100. भाई समझ गए ना, ये जो परसेंटेज है वेरिएशन इसलिए है कि ऐसा नहीं कि 20 का मतलब 20 है, 25 तक आएगा, पर 20 तो मान के चलो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे ओके 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने हैं, तो 12 चैप्टर मेरे हैं, उसमें से 5 चैप्टर आएंगे, बाकी के 7 चैप्टर तो नहीं आएंगे। तो आप कहेंगे वो 5 चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट वाले आइडेंटिफाई हो जाए तो अपना कोर्स तो सीधा 40% पे ही आ जाए और अपन 100% मार्क्स ले आए। तो देखो जी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, okay, and 99% of the time it is always from accounting standard. इसका मतलब ये जो 20% की बात कर रहे हैं ना, AS तो झक मार के अपने को करना ही पड़ेगा, इसीलिए पहले दिन से ही बस
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे भगवान हैं, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि सीए का काम ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिना अधूरा है। चाहे आप कंपनी में अकाउंटिंग लाइन में चले जाओ तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिस में आ गए, ऑडिट करने गए, पहले क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब दिस इज़ द बेस, नींव है, ठीक है, जिस पे हमारा सारा अकाउंट्स खड़ा है। तो ये तो सीए को आना ही आना चाहिए, मतलब एक तरह से वो मिरर इमेज है, सीए का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आता ही होगा। सो दैट वे फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी और 99% ऑफ टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। आप कहेंगे ठीक है ये 8 में से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, नो। क्वेश्चंस 4 सब पार्ट होंगे या कई बार 5 सब पार्ट हो जाते हैं, ओके। तो 4 या 5 पार्ट होंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच या 4 मार्क्स ईच, ठीक है। तो 4 हुए तो 5 के हिसाब से कितने हो गए, 20। मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए बी सी डी मिला, ओके। अब पार्ट ए में पता चला ये एस आ गया, पार्ट बी में ये आ गया, सी में ये आ गया, डी में ये आ गया। मतलब 8 में से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। मतलब वो दिमाग से निकाल दो कि हम थोड़ा कर लेंगे थोड़ा छोड़ देंगे। अच्छा 8 में से 2 तो वैसे ही अलग कर दूँ, पीछे बचे कितने, 6। 6 में से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एग्ज़ाम में आने आने ही है फर्स्ट क्वेश्चन में। और अभी तो 5 नंबर का और बाकी है, तो 20 नंबर हुआ ना, 25 नंबर की बात कर रहे हैं। अब वो कैसे, अब दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5, अगले जो 4 क्वेश्चन हमारे हैं 2, 3, 4 एंड 5, इसमें जनरली पार्ट ए और पार्ट बी होता है, ठीक है। 10 मार्क इंटू 2 20 मार्क का, या ऐसे हो जाता है 12 मार्क प्लस 8 मार्क 20 मार्क का, 15 प्लस 5 20 मार्क। मतलब मोस्टली 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो क्वेश्चन तो 3 है, सेकेंड सॉरी 4 है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। 4 इंटू 2 करो तो कितने चैप्टर करोगे, 8। 8 चैप्टर का मतलब ये वाले चैप्टर थे ना अपने 6 और 6 12, 12 में से कितने चैप्टर का कवरेज हो रहा है साहब, 8 चैप्टर का। तो आप कहेंगे फिर पीछे छूटा क्या। अरे हाँ, एक तो मैं अभी भूल ही गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में एक फ्रेमवर्क और है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और वो सब आता है, ठीक है। इसके साथ में इसको रखो। अब लास्ट क्वेश्चन 6, ये भी 20 नंबर का है। इसमें जनरली 4 या 5 सब पार्ट रहते हैं ऑफ 5 या 4 मार्क्स ईच। जनरली 5 पार्ट आते हैं 4-4 नंबर के, और इसमें भी इंटरनल चॉइस देते थे, 5 की जगह 6 क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ, उसमें से कोई 5 करो। अब ये 5 का मतलब मान के चलिए आपके और 5 चैप्टर कवर कर लेता है। मतलब समझिए 5 चैप्टर यहाँ कवर करवा दिए, ओके, 8 चैप्टर यहाँ कवर करा दिए, और 4 चैप्टर अगर यहाँ कवर करवा दिए, ओके। कितने हुए भाई, 8 और 5 13 और 4 17, और अपना कोर्स में कितना है, 6 6 12 8 20 और 1 21। 21 में से 17 तो एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट दे ही देती है। मतलब कहने के लिए चॉइस है कि 6 में से 5 करने हैं, पर इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड, ओके। हाँ, अब जहाँ तक अब आगे की स्टोरी है कि पहले कौन सा करना चाहिए, क्या करें, ये सब दिमाग से अभी निकाल दो। लास्ट में अपना जब रिवीजन क्लास, बूस्टर क्लास होएगा, उस वक्त थोड़ा बहुत इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। बट दिमाग में एक चीज़ जो रखनी है वो ये है कि सब कुछ पूछा जाएगा। फॉरगेट इट कि नहीं कुछ छोड़ के चला जाऊँ हो जाएगा, नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। सो एक चीज़ दिमाग में अब आपके फिट हो गई होगी, और नहीं तो कर लीजिए, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी अपन छोड़ नहीं सकते, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। एट द मोस्ट एग्ज़ाम में 1 या 2 चैप्टर छूटते हैं, पर उसमें भी ध्यान रखिएगा आपके मन में आ गया मैं ये चैप्टर छोड़ के चला जाऊँ, बाकी सब कर लिए। अब पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट बी में ये वाला चैप्टर आ गया, पार्ट ए में वो आया जो आपको बहुत अच्छे से आता है, फंस गए आप। तो इसलिए अपने कोई होशियारी नहीं दिखानी है, एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टडीड प्रॉपरली एंड वेल, ओके। अब इंस्टीट्यूट ने तो ये ब्रॉड क्राइटेरिया दिया कि भाई 35%, 30%, 50%, चैप्टर वाइज किसका कितना वेटेज है वो कोई रूल नहीं है,
ओके, मीन्स ऐसा हो सकता है कि अब जैसे यहाँ पे 35% से 35%, मतलब अगर 10-10 नंबर के क्वेश्चन मानूँ तो 3 क्वेश्चन हुए, 6 में से आप कहेंगे 3 चैप्टर आएंगे, 3 नहीं आएंगे, दैट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन करके एक्स्ट्रा भी आ सकता है, तो 6 में से 3 तो मिनिमम आने, 4 भी आ सकते हैं। बट स्टिल क्वेश्चन कौन सा 10 नंबर के लायक है, कौन सा चैप्टर 5 नंबर के लायक है, कौन सा चैप्टर 15 नंबर के लायक है, तो एक ब्रॉड जो आज तक का हमारा अंडरस्टैंडिंग रहा है उसके हिसाब से भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि किस चैप्टर से कितने नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन छोटे होते हैं तो वो आप कहेंगे 10-20 नंबर के लायक तो होते नहीं, 5-6 नंबर के लायक ही होते हैं, 8 नंबर के लायक ही होते हैं। तो फिर भी ऑन एन एवरेज हर एक का 10 नंबर का वेटेज आप समझ लीजिए, किसी में 5 का आएगा, किसी में 12 का आएगा, किसी में 8 का आएगा। हाँ, पर एक ही क्वेश्चन सीधा 20 नंबर का, वैसा आप कोई चैप्टर बचा नहीं। आप कहेंगे क्यों, फाइनल अकाउंट्स में नहीं आता है क्या? जनरली ये P&L बैलेंस शीट का कंबाइंड क्वेश्चन जो आप 11th-12th में ट्रायल बैलेंस से करते आए थे वो पूछने का ट्रेंड कम है। मोस्टली सिर्फ बैलेंस शीट पूछ ली जाती है या सिर्फ P&L पूछ लिया जाता है ताकि वो 10 नंबर में हो जाए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव चेंज होता है। 11th-12th फाउंडेशन में आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि बैलेंस शीट मिला के आए कि नहीं आए, या इंटर में आ गए तो यहाँ इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि बैलेंस शीट मिली कि नहीं मिली, यहाँ इंपॉर्टेंस इस फाइनल अकाउंट्स का ये है कि जो चीज़ बैलेंस शीट में P&L में जहाँ लिखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कि इस हेडिंग में आना चाहिए था, वहाँ आपने लिखा कि नहीं लिखा, दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए वैसे आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा मैथमेटिकल माथापच्ची वाले क्वेश्चंस का यहाँ यूज़ नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर भी एक ब्रॉड आइडिया के लिए मैं आपको कह दूं कि ये बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो वाले क्वेश्चंस, मतलब चाहे P&L का है, चाहे बैलेंस शीट का है, चाहे कैश फ्लो का है, ये 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी 5 से 10 नंबर, बोनस राइट इशू 5 से 8 नंबर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, 5 से 10 नंबर का मतलब 5 नंबर वाला कोई क्वेश्चन आ सकता है, 10 का भी। आप कहेंगे 5 वाला कहाँ है, सब 10-10 वाले ना, इधर भी देखिए 15 + 5 लिखा है, और यहाँ पे तो सब 5-5 मार्क वाले ही हैं, 4-4 मार्क वाले ही हैं। तो इसलिए इस तरह से ये आप इनका इंडिविजुअल वेटेज समझ लीजिए। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये सब 10-10 नंबर के क्वेश्चन जनरली रहते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी 10 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन, हायर परचेज भी 10 नंबर का, ब्रांच अकाउंट्स 10 से लेकर के 15 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है, ये 5 से 10 नंबर का। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 10 से लेकर के 15 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। वैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो शायद आपने पहले भी किया हुआ है, पर यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का और करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 का भी आ सकता है इस नीचे वाले केस में। तो दिस इज़ हाउ द पेपर इज़ प्लान। हर सब्जेक्ट में प्लानिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि 80% कोर्स आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और बच्चा सेलेक्टिव तैयारी करके वो सब दिमाग लगा करके नहीं आए। बीकॉम में तो फिर भी चल जाता है कि ये वाला कर लिया, ये छोड़ दिया, अपना काम हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, वी हैव टू डील विथ एवरीथिंग। अब अपन जो शुरुआत करेंगे, ऑफ कोर्स फर्स्ट विल टेक अप दीज चैप्टर्स, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ताकि आपके बीकॉम में भी काम आ जाए। उसके बाद अपन कंपनी अकाउंट्स पे मूव करेंगे, देन दीज ब्रांच डिपार्टमेंट, और लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट में इसलिए क्योंकि उस वक्त तक जब आप इतने सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो काफ़ी नई चीज़ें आप पहले से सीख चुके होंगे। तो उन सब को जब आप सीखने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, आप कहेंगे अरे अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया था, ये तो मैंने किया था। जैसे फाइनल अकाउंट्स में आपको कराऊंगा, इसमें काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन आएगा। अब बाद में जब एएस पढ़ेंगे, अच्छा आप कहेंगे अच्छा मैंने आज तक ये जो किया था ये इसके कहने से किया था। मतलब थोड़ा वो होता है ना भाई कि अब सस्पेंस खुला है, कि मिस्ट्री खुली है कि हम आज तक, जैसे आपने 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो, स्टॉक का वैल्यूएशन, कॉस्ट, एनआरवी, विच एवर इज लेस पे करना होता है, ठीक है, दिमाग में एकदम फिट है। आप कहेंगे इसमें क्या बताने की बात है, पता है हमको। अब जब हम AS2 पढ़ेंगे उसमें ये सब लिखा हुआ है, आप कहेंगे अच्छा अच्छा यहाँ लिखा हुआ है क्या, हम तो इसको पहले से जानते थे, कर रहे थे, कर तो रहे थे, पर वो किसके कहने से कर रहे थे वो हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाकर के आप समझ लोगे। सो दिस इज ऑल द वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द सिलेबस। तो दिमाग में फिट कर लीजिएगा, इस तरह से पढ़ना है। आप कहेंगे थ्योरी का क्वेश्चन क्या आता है, थ्योरी कुछ नहीं आती है।
हाँ, एक क्वेश्चन जरूर थ्योरी का 5 नंबर का या 4 नंबर का आता है, ये वाला फ्रेमवर्क वाला बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अपन 2 दिन में तो ये पूरा चैप्टर ही कर लेते हैं। ये 5 नंबर की थ्योरी फिक्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका ये थ्योरी होता है कि प्रैक्टिकल होता है? इट इज़ पार्टली थ्योरी पार्टली प्रैक्टिकल, मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि AS2 डिफाइन करो, नो, सीधा क्वेश्चन आया कैलकुलेशन करके दो, इसका प्रेजेंटेशन बताओ, तो मोर और लेस ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही है। ऐसा मान के चलिए, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा हायर परचेज क्या होता है, और क्या करना है भाई, जब आपको क्वेश्चन पूछ लिया उसका सोल्यूशन कर दिया, इसका मतलब आपको पता ही है हायर परचेज क्या होता है। सो सच थिंग्स आर नॉट आस्क्ड। सीए के एग्ज़ाम में स्पेसिफिक पर्पस होता है आपकी नॉलेज की टेस्टिंग करना, उसका एप्लीकेशन आपको आता है कि नहीं आता है। तो सच क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, थ्योरेटिकल एज सच कुछ भी नहीं है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप कहेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन, मार्किंग कैसे होती है? मैंने शायद कल भी हिंट दिया था। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आंसर गलत आया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर पहले की सारी कैलकुलेशन गलत थी, बस एक कैलकुलेशन गलत होने से भी तो जोड़ गलत लग जाती है, तो कोई चिंता नहीं, आपके जितने स्टेप्स सही थे उन सबके नंबर मिलेंगे। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ओके, मैंने कई कॉपियाँ देखी है इंस्टीट्यूट की, जो आंसर की आती है, जो सिर्फ एग्जामिनर्स को भेजी जाती है, वो भी हर बार मैं रिव्यू करता हूँ। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है कि इस स्टेप के इतने नंबर देने हैं, इस स्टेप के इतने नंबर देने हैं। और आजकल तो सॉफ्टवेयर बेस्ड चेकिंग होती है। ओके, मतलब आजकल फिजिकल कॉपी एग्जामिनर के पास जाती ही नहीं है, सीधा सॉफ्टवेयर पे स्कैन हुई कॉपी आती है। आप क्वेश्चन 1, उसमें मान लो 10 स्टेप है और 10 ब्लॉक बने हुए होते हैं, एग्जामिनर को बस वो ब्लॉक को चेक करना होता है, हाँ ये ब्लॉक ओके, ये ब्लॉक ओके। तो दैट वे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही मार्क्स देता है। इट इज़ वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड, सिस्टमेटिक, एवरी डे एवरी अटैम्प्ट इंस्टीट्यूट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम। तो इसलिए वो सब दिमाग से भूत निकाल दीजिए कि अरे यहाँ तो पूरे या 0, नो, जितना सही लिखा उसके नंबर मिलेंगे। ओके, बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी टिप्स होती है, वो अपन सब बाद में करेंगे। अभी मैंने आपको ये सब आज इसलिए बताया कि कहीं मन में ऐसा कोई भूत बैठा हो कि ये चैप्टर तो रहने दो ना यार, आज तो सुस्ती आ रही है, कौन जाएगा, अपने नहीं करना, अपने कौन से 100 लाने हैं, अपने तो थोड़े कम ही लाने हैं, बट फंस जाएंगे। पता चला पार्ट ए आता है, पार्ट बी नहीं आता है, इसलिए करना सब। और डिफ़िकल्ट इसमें कुछ है ही नहीं, एवरी चैप्टर इज़ डैम ईजी, वी कैन ऑलवेज ईजीली डू इट। इसलिए वो दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, कौन सा नहीं करूं। अब the last and the most important discussion today I am going to take up is आंसर लिखने का तरीका, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है। प्रेजेंटेशन हैज़ मार्क्स। वो मार्क्स कैसे हैं? आपका इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर रखा है क्या कि जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो पूरे 2, नहीं तो 2 नंबर काट लो? नहीं, बट मैंने आपको कहा ना, कॉपी इंसान चेक करता है, मशीन नहीं करती, तो थोड़ा तो ह्यूमन फैक्टर का रोल रहता ही रहता है। और वो आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट कैसे करता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। हाँ, ये मुझे पहले दिन बताना ज़रूरी इसलिए है ताकि अपन आज से उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू करें, लिखना शुरू करें, ताकि अपनी रोज़ की प्रैक्टिस में आ जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा मैं आपके पास लेता हूँ। आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसकी एंट्रीज़ भी आप सबको अच्छे से याद ही होगी। पहली एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, एक जर्नल एंट्रीज़ करो। आपने कहा हाँ साहब, पहली एंट्री कौन सी, कि बैंक अकाउंट डेबिट से 10 लाख रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹10 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड ऑन, मान लीजिए 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 10 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, नरेशन being application money transferred to capital। तो ये दो एंट्रीज आपने करी। अब मैं यही दो एंट्रीज वापस से लिख रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 lakhs, narration being application money received on 10,000 shares at the rate of 100। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 lakhs, narration being application money transferred to capital। ठीक है। अच्छा, डेट भूल गया भाई मैं। मान लीजिए 15 जनवरी 2020 था, ये 10 फरवरी 2020, इसमें भी डेट लगा देता हूँ 2020 जनवरी 15 फरवरी 15। हाँ, आगे दो बार क्यों लिखा, सेम ही तो है ना। आई जस्ट want you to evaluate the presentation part। होता है ना भाई, फ़र्क निकालिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस यू आइडेंटिफाई। होता है ना कई बार एग्ज़ाम वो पेपर में आता है ना भाई, ये दो पिक्चर्स दी हुई है, दो चित्र दिए हुए हैं, इनमें फ़र्क ढूंढिए, निकालिए। अब मैं आपको यही कह रहा हूँ, इनमें फ़र्क निकालो भाई। आप कहेंगे सब कुछ तो सेम ही है, क्या फ़र्क है। अब फ़र्क जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जर्नल है और ये जनरल है। वन इज जर्नल, अनदर इज जनरल, लोकल। ओके, कारण जर्नल में यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक के साथ, ये मेरा डेट कॉलम है, ये मेरा पर्टिकुलर्स कॉलम है, ये मेरा अमाउंट कॉलम है, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे मैं आपको पूछूँ डेबिट क्रेडिट का है, आपने कहा ये रहा साहब, ये क्रेडिट वाला है। ठीक है, ये वाला मेरा डेबिट है, थोड़ी जगह कम हो गई। ठीक है, मतलब सब घुसपैठ हो रही है ना। तो डेट का कोई ढंग का फॉर्मेट है, डेबिट ये वाला इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, क्रेडिट इधर उधर, नरेशन अंदर घुस गया, सब कुछ खिचड़ी बना दी। अब समझिए, सॉल्यूशन दोनों ही सही है, कोई फ़र्क नहीं। बट अब आप अपने आप को स्टूडेंट नहीं, एग्जामिनर समझो। आपके पास दो कॉपी आती है, एक ऐसी वाली, एक ऐसी वाली। ओके, तो आपको चॉइस दिया जाता है कि 10 में से आप चाहो तो 1-2 नंबर काट सकते हो, तो क्या दोनों को पूरा दोगे? अपने आप को स्टूडेंट सोचना बंद कर दो, अपने आप को एग्ज़ामिनर समझो। अच्छा, इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्ज़ामिनर को एक और होती है, फोकट में नंबर बांटने नहीं हैं। ठीक है, जितनी डिज़र्व करता है उतना ही देने हैं। इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम और होता है
ओके, मान लीजिए एवरेज मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 50 आ रहे हैं, आपको इंस्टीट्यूट ने 300 कॉपी भेजी एज ए एग्जामिनर, आपके एवरेज मार्क्स 70 आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट कहेगी नो, वापस भेज देती है, कॉपी रीचेक करो। ऐसा कैसे हो सकता है, सब अच्छे बच्चे आपके पास ही आ गए क्या? सो देयर फॉर फ्री के मार्क्स लुटाना भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको परमिशन है, एक आध नंबर आप काट सकते हो, 2 नंबर काट सकते हो, एक तरह से इनडायरेक्ट है। सो व्हाट हैपन्स दैट ये फीलिंग आती आती है, थोड़ा खुन्नस भी आ जाती है। अब समझिए एज ए एग्ज़ामिनर आपको अगर 300 कॉपी दी जाती है, सेम क्वेश्चंस आएंगे, सेम सॉल्यूशंस आएंगे, तो सॉल्यूशन याद हो जाएगा आप लोगों को? 2, 4, 5, 10 कॉपी देखने के बाद तो याद हो ही जाएगा। अब समझिए आपको सॉल्यूशन याद है, ओके। अब ये वाली कॉपी आई, क्या पहली एंट्री में 10 लाख आना चाहिए, दूसरे में 10 लाख आना चाहिए, आप फटाफट मार्क्स देते जाएंगे, ओके ओके। इसमें आप कहेंगे अरे भाई ढूंढो बैंक टू एप्लीकेशन, ओके ठीक है, ये वाला ऐसा ऐसा। जब एग्जामिनर इतना टाइम आपकी कॉपी में लगाएगा, खुन्नस तो थोड़ी आएगी, वो अलग बात है। जब टाइम लगाएगा एग्जामिनर आपकी कॉपी में ज़्यादा, तो मान के चलिए वो कुछ ना कुछ खोद के निकाल ही लेगा। क्या एग्जाम्पल, यहाँ पे गलती से आप कैपिटल के बजाय मान लीजिए अलॉटमेंट लिख के आ गए, हो जाती है कई बार, नाम भूल गए, अलॉटमेंट लिख दिया, यहाँ पे भी अलॉटमेंट ही लिखा। हाँ, ये अभी तो मैंने ब्लू पेन से लिखा है इसलिए एकदम दिख रहा है, पर क्या होगा, यहाँ एक एक लाइन जब पड़ेगा वो अलॉटमेंट गोला मार देगा, काट दो भाई नंबर, 1 नंबर नहीं आधा नंबर ही दूंगा। यहाँ पे हो सकता है वो सिर्फ अमाउंट ही देखता रहे, ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे, एंड यू गेट द मार्क्स। एग्जामिनर जितना जल्दी आपकी कॉपी चेक कर ले वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और वो तभी हो पाएगा जब आप उसको उतना ही शो करो जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कारण सिंपल है, अगर एंट्रियाँ लाइन बाय लाइन, अमाउंट बाय अमाउंट मिल रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट को ये सब तो आता ही होगा, तभी ये सब निकाला है, और यहाँ पे उसको बेचारे को ढूंढना पड़ रहा है। तो समझिए प्रेजेंटेशन का मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन में अगर 1 नंबर भी काट ले, 5 क्वेश्चन में 5 नंबर है, 4 सब्जेक्ट में 20 नंबर है, बहुत बड़ा फिगर है ये। मैंने कई लोगों के 200 में से 100, मतलब 400 में से जो 200 लाने होते हैं, मैंने 199 देखे हैं, 198 देखे हैं, 197 देखे हैं, और उसके लिए कुछ नया नहीं करना था, कुछ नई मेहनत नहीं करनी थी, बस ये प्रेजेंटेशन अच्छे से रखो। देखिए 100 में से 80 लोग तो वैसे ही ऐसे ही लिखते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे ही चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। और ये मैं आपको पहले दिन इसलिए कह रहा हूँ, ये तो आप कहेंगे लास्ट दिन ही बता देना सर, एग्ज़ाम देने जाएंगे भाई प्रेजेंटेशन ऐसे करना। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ आप जाकर के कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपने आज तक तो ऐसे लिखा और एग्ज़ाम में ऐसा लिख के आ जाओगे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर दूसरा इतना क्रिएट हो जाता है, ये सब चीज़ें तो भूल ही जाते हो। ये प्रेजेंटेशन तभी आएगा जब हर रोज़ की अपनी प्रैक्टिस हो कि हम ऐसा ही लिखेंगे। इसलिए आज ही बता रहा हूँ आपको, अगले 5 महीने अपने को हर रोज़ बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन की कोशिश करनी है। आप कहेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, अरे कैसे लगेगा भाई, इसमें कोई अक्षर कम लिखे हैं ज़्यादा लिखे हैं, अक्षर उतने के उतने हैं, वर्ड्स उतने के उतने हैं, अमाउंट उतना का उतना है। सिर्फ मैंने क्या किया, टाइम इतना ज़्यादा लगेगा कि ये जो मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 यहाँ तक हाथ घिसते रहे थे, यहाँ से उठा के मेरे को हाथ नीचे लाना पड़ा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और अदर वो भी नहीं। तो जब उतने ही टाइम में आप एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हो, अपने मार्क्स बचा सकते हो, ऐसा क्यों नहीं किया जाए? इट हैज़ टू बी डन। तो इसलिए दिमाग में फिट कर लीजिए, अपने को बेस्ट प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन है कुछ नहीं, जर्नल बना रहे हो जर्नल लगना चाहिए, लेजर बना रहे हो लेजर लगना चाहिए। और एक सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एडवांस अकाउंट्स में, या जहाँ पे भी मैथ्स आ जाती है, फिगर्स आ जाते हैं और वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब अंग्रेजी और गणित 2 जगह जहाँ आ गई, बस उनको अलग अलग रखो, उनको इकट्ठा मत करो। उनको इकट्ठा करने से फिर एग्जामिनर को तकलीफ होती है, उसको ढूंढना पड़ता है। मतलब आपकी कैलकुलेशन हमेशा अलग से दिखनी चाहिए, थ्योरी इंग्लिश अलग से दिखनी चाहिए, दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। क्योंकि एग्जामिनर का इंटरेस्ट इसमें है, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ये आपने कुछ 19-20 भी कर दिया चलेगा, ये सब कैलकुलेशन बराबर आ रही है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सिंपल सा रूल है, ये आपकी लक्ष्मण रेखा हो गई, अंग्रेजी इस साइड, गणित उस साइड, इंग्लिश हियर, फिगर्स हियर, ओके, मैथ्स हियर। तो लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड, दिस इज द ओनली प्रोटोकॉल यू नीड टू फॉलो, एंड रेस्ट इज ऑल डन। बस इतनी सी काम करना है और कुछ नहीं, एंड इट इज़ ऑल डन। आई एम सेइंग इट इज़ ऑल डन।
और आज से जिनकी आदत पहले से ऐसी है, बहुत बढ़िया, मेंटेन करके रखिएगा। जिनकी आदत नहीं है, ठीक है, वो आज से इस पे आ जाइए। ये मत सोचिएगा हम एग्ज़ाम के दिन ऐसा कर लेंगे, नो, इट विल नॉट बी पॉसिबल। हाँ, कुछ लोग कहते हैं सर क्लास में तो हमारा ऐसे होता है, होमवर्क में हम एकदम ऐसा कर लेते हैं, वो भी नहीं चलेगा भाई, बता देता हूँ कारण। क्लास में ऐसा कर नहीं पाते तो एग्ज़ाम हॉल में कौन सा आपका ननियाल है, आपको सोफे पे बैठाया जाएगा, जूस लिया जाएगा कि आराम से करना भाई। वहाँ पे तो और हड़बड़ाहट होगी, वहाँ पे भी फिर ऐसा ही होगा। और वहाँ पे इंस्टीट्यूट का ये भी सिस्टम नहीं, कोई बात नहीं, हॉल में तो ऐसा कर लो, घर पे जाके वापस पेपर सॉल्व करके हमको कुरियर कर देना, दैट फैसिलिटी इज़ नॉट देयर। तो कोई क्लास है न कोई घर है, हर जगह ऐसा ही चाहिए अपने को, तो यही प्रेजेंटेशन चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी प्रेशर में काम करना पड़ेगा, क्लास में भी वही प्रेशर से काम करवाऊँगा मैं, क्योंकि एग्ज़ाम को झेलने की अभी तो कैपेसिटी चाहिए। सो ऐसा नहीं क्लास में बहुत जल्दी लिखवाया जाता है, रादर क्लास में तो और धीरे लिखवाना होता है। कारण कि मैं लिख रहा हूँ, फिर आप लिख रहे हो, टाइम मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, वहाँ तो सब कुछ सोचना भी खुद को है, लिखना भी खुद को है, और घड़ी भी खुद को ही देखनी है। सो देयरफॉर ये प्रेजेंटेशन चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, वही चीज़ है, बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक छोटी सी चीज़ और ध्यान में आई, कई बार ओवर राइटिंग करनी पड़ जाती है। मान लीजिए आपने कोई अमाउंट लिखा था 9,75,245, अब पता चला रही अमाउंट तो गलत हो गया, ये 9,75,245 नहीं है, ये 9 नहीं है तो 7 है। अब आप क्या करते हो, ये करने की कोशिश करते हो 7, पता चला ये 4 है, कि लो साहब ये 4 बनाओ, ये 9 है कि इसको 9 बनाओ, ठीक है, ये 8 है, ये लो साहब 8 बना दिया, ये वाला लास्ट वाला 3 है, आपने कहा ये लो साहब इसको 3 बनाए। तो अब आपने इसको मेहनत करी कि इसको मैं चेंज कर दूं, फिर ये मेहनत करी पूरी, फिर जमा नहीं कि यार नहीं नहीं इससे तो पता ही नहीं चल रहा है, फिर आप क्या करते हो, ये फिर ऊपर लिखते हो, करते हैं ना कई लोग। मेरे पास इसका एक दूसरा रास्ता भी है, जैसे मान लो यहाँ पे भी यही गलती हुई, मान लो ये लिखा हुआ था, पता चला गलत है, काट दो, 749,843। समझो भाई, ये कोई ड्राइंग का पेपर है क्या, जहाँ आप इतनी ड्राइंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, मातापची कर रहे हो, नो, ये आर्ट्स का पेपर नहीं है, ड्राइंग का नहीं है, गलती हुई, काटा, लिख दिया, कहाँ इतनी मेहनत करने की जरूरत है। और ये तो इतना काटते हैं, ये तो मैंने थोड़ा कम काटा है, बाकी तो कुछ लोग ऐसे 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 करते ही जाएंगे, इतना छुपाने की कोशिश करेंगे जैसे कोई एग्जामिनर को गाली दी हुई थी। और एक खास बात और, आप इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या रहा है, ये हाईलाइट हो रही है, कई बार तो कार्बन पेपर बन जाता है, अगले पेज पे भी दिखता है, एग्जामिनर की भी सीधी नज़र नहीं पड़ती, ओह यहाँ पे कुछ है, बस इन्वेस्टिगेशन शुरू। कहीं को इतनी मेहनत करते हो और ये क्यों टाइम ख़राब करते हो, दूसरे काम बहुत है अपने पास, सीधा काटा और ऊपर लिख दिया। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर वाइटनर, एग्ज़ाम में वाइटनर अलाउड नहीं। आप कहेंगे लेकिन कॉपी में तो रखें, एकदम हमारी गंदी कॉपी हमको अच्छी नहीं लगती। अरे भाई गंदी रहने तो, दाग अच्छे हैं, कारण कि आपने ऐसे ऐसे काट के ऊपर लिखा हुआ है, तो रिवीजन के वक्त भी ध्यान तो रहेगा गलती क्या थी और क्या किया। यहाँ पे तो गलती क्या थी वो पता नहीं चलेगा, गलती थी क्या थी वो पता नहीं चलेगा। इसलिए ये भी मत करिए कि हम तो पूरा साफ ही कर देते हैं, दिखने ही नहीं देते, नो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सिंपल सा प्रेजेंटेशन रखो, इजी काम करो, मेहनत करने के लिए अपने पास और बहुत कुछ है। तो ये थोड़ा लेजर जर्नल बनाते वक्त ध्यान रखिए। हाँ, ये तो अकाउंट्स की बात हो गई। आप कहेंगे कॉस्टिंग में और बाकी सब सब्जेक्ट्स में, इवन टैक्स में कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है, टैक्स केबल इनकम निकालनी है, वो करनी है, तो आप कहेंगे वहाँ कोई लेजर अकाउंट थोड़ी होता है। लेजर नहीं तो स्टेटमेंट, वर्किंग नोट तो बनाते ही हो। वर्किंग नोट का भी अपना ही इंपॉर्टेंस, सेम इंपॉर्टेंस है, कोई फ़र्क नहीं है। मान लीजिए आपको कोई वर्किंग नोट बनाना है कैलकुलेशन का, तो वर्किंग नोट का भी एक सिंपल सा रूल है। सपोज जैसे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 10,000, out of which allotment made for 8,000 with amount
एट द रेट ऑफ 20 इक्वल्स टू 1,60,000। मान लो ये आपने वर्किंग नोट बनाया, किस लिए कि 1,60,000 रुपये अलॉटमेंट का कहाँ से आया, बना दिया आपने। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका इसी वर्किंग नोट का, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 10,000। देखिए वही अंग्रेजी और गणित को मैंने अलग कर दिया, समझ लो ये रजिस्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 8,000, अमाउंट पर शेयर 20, टोटल अमाउंट 1,60,000। भाई ये कोई ऐसे राइटिंग तो है नहीं, एग्जामिनर यहाँ पे भी ऐड के ढूंढे, अरे कहाँ से लाया, नहीं तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, ओके ये अमाउंट है, ओके नंबर दे दो। तो कॉस्टिंग में, टैक्स में ये चीज़ें बहुत काम आएगी। सिंपल रूल, मैथ्स इंग्लिश अलग अलग। वैसे भी मैथ्स कई लोगों को पसंद नहीं थी, इसीलिए तो आपने कहा साइंस मैथ्स नहीं ली, ठीक है। तो मैथ्स और इंग्लिश को अलग रखो, कैलकुलेशन सीधा एग्जामिनर को अलग से दिखना चाहिए, पर्टिकुलर्स कॉलम अलग से रहे। दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। कुछ नया मैं आपको करने का नहीं कह रहा हूँ, बस जिनकी आदतें बिगड़ी हुई है वो थोड़ा सा सुधार लो एंड इट इज़ ऑल डन। बस वी आर डन विथ। हर सब्जेक्ट में 5-5 नंबर याद रखिएगा, फ़र्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन हैज़ मार्क्स, कीप इट इन माइंड। ये मैंने आपको आज ओरिएंटेशन में ही इसीलिए कह दिया ताकि कल से जब अपन चैप्टर शुरू करें, आप लिखना शुरू करो, दिमाग में ये चीज़ क्लियर रहे। हमको प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना है, बेस्ट करना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनर आपको फ़ोन करेगा, अरे भाई क्या लिखा है, थोड़ा मेरे को बताने आना तो, ठीक है। ऐसा ही लिखो कि आप भी रिवाइज करो तो समझ में आ जाए, कोई दूसरा भी देखे तो समझ में आ जाए, और एग्जामिनर को तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि कई सारे एग्जामिनर बेचारे सीनियर सिटीज़न होते हैं, बुढ़ापे में उनको कष्ट ना दें, ठीक है। वो आपकी कॉपी में कम से कम समय बिताए, भाई अपने रिटायरमेंट लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करे, आपकी कॉपी में कम समय बिताए, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा कॉपी में झाँक झाँक करेगा, ढूंढेगा, कुछ ना कुछ गलती ही निकालेगा। और एग्जामिनर्स कॉपी चेक करके इतना वो हो चुके होते हैं, फट से गलती नज़र आती है। आपको भी कई बार लगता है ना, पेरेंट्स को फटा हमारी गलती निकल जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैपन। दूसरों की गलती ढूंढना बहुत आसान काम होता है। तो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट बता दी आज ही। बस हर सब्जेक्ट में मेक इट अ रूल। इवन थ्योरी में देर आर प्रेजेंटेशन रूल्स। थ्योरी वाले सर्स आपको और बताएंगे कैसे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स लगाओ, चार्ट बनाओ, टेबल्स बनाओ, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा फटाफट कॉपी चेक करने में आसानी रहे, मार्क्स फटाफट देगा वो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी। कल भी मैंने कहा था थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए। ये कंटेंट में दो जनों में कोई फ़र्क नहीं था, उसको भी उतना ही नॉलेज, इसको भी इतना ही नॉलेज, बस एक का प्रेजेंटेशन अच्छा, दूसरे का थोड़ा सा डाउन, एंड रिजल्ट तो 2-2 नंबर से भी चूक जाता है। 40 के 39 भी बहुत तकलीफ़ देते हैं, 200 का 199 भी उतना ही तकलीफ़ देता है। सो बी वेरी पर्टिकुलर, बी वेरी केयरफुल अबाउट प्रेजेंटेशन, इट मैटर्स। तो ये मैंने आपको सब थोड़ी जनरल बातें आपको बता दी, सब्जेक्ट के रिलेटेड भी, दूसरी चीज़ें भी जो आपको इससे ध्यान रखनी है। कोर्स का अपन ने पूरा डिस्कशन कर लिया, वेटेज अपन ने समझ लिया, और एक चीज़ दिमाग में फिट हो गई होगी, सब पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, चॉइस कुछ भी नहीं है। ओके, एक चैप्टर की चॉइस का मतलब 2 चैप्टर जाते हैं, ठीक है। और ये नहीं ठीक है हम 2 छोड़ देंगे, 2 छोड़ दिए तो 2 क्वेश्चन चले जाते हैं। क्यों? पता चला क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में वो आया जो आपको नहीं आता था, और क्वेश्चन 3 के पार्ट बी में आया जो नहीं आता था, दोनों ही जगह फंस गए। तो इसलिए ठीक है, एक क्वेश्चन भी छोड़ा, मान के चलिए आप 20 नंबर की रिस्क ले रहे हो। एक चैप्टर छोड़ा, 20 नंबर की रिस्क ले रहे हो। 2 चैप्टर छोड़ा, मान के चलेगा सीधा 40 नंबर की आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। हाँ 40 में ठीक है, 10-10 नंबर आपके जाएंगे, 10-10 आ जाएंगे, पर वो एक क्वेश्चन तो पूरा ही छोड़ना पड़ता है। तो 20 नंबर उधर गए, इधर भी आधा ही किया तो पता चला 10 नंबर इधर गए। मतलब 2 चैप्टर छोड़ने का मतलब 20 नंबर नहीं, आपके 30 नंबर मिनिमम रिस्क में चले जाते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो इसलिए छोड़ना ही क्यों, और काम क्या अपने पास पढ़ने के अलावा। हाँ, आप कहीं नहीं सर बहुत काम है, इतने सोशल ऑब्लिगेशन है, फेसबुक हैंडल करना पड़ता है, वो क्या यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, इंस्टाग्राम, इन सब को थोड़ा सा विराम दे दो। इंस्टाग्राम विराम, ओके। फेसबुक
हमारे पास दूसरी कोर्स बुक्स। ओके, सो मैं ये नहीं कहता पूरा ही बंद कर दो, reduce it. It should not affect your studies. It should not be at the cost of your studies. ये सब के लिए ज़िंदगी पड़ी है, पर इसके लिए ज़िंदगी पूरी नहीं है। ये नहीं ज़िंदगी में कभी भी कर लेंगे सीए, वो आज ही करनी है, उसके बाद ये सब कर लीजिएगा। तो उस पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाओ, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, दैट हेल्प्स। पढ़ाई करते वक्त तो मोबाइल बंद कर दो तो सबसे बढ़िया है, ताकि बीच बीच में, नहीं तो क्या होता है टिंग टिंग बजता रहता है, डिस्टरबेंस करता है, वो आपका अवॉइड होना चाहिए। तो ये सब जो भी मेरे पास ज्ञान था मैंने आपके ऊपर डाल दिया है। ग्रहण आपको करना है, आपका फ़ायदा है। एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज विथ यू टू हेल्प यू, ठीक है, टिल लास्ट माइंड। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेज़। कल से अब अपन चैप्टर्स शुरू करेंगे। बी रेडी विथ योर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की भी एक बात और बता दूं आपको, वैसे तो फाउंडेशन दिया ही है, ठीक है, पोर्ट्रेट साइज़ का रजिस्टर। एक बीकॉम में जनरली लैंडस्केप वाले पेपर आते हैं, एग्ज़ाम अभी आपने दिया होगा, ठीक है, एग्ज़ाम की कॉपी की साइज़ याद ही होगी, उसी तरह का रजिस्टर लाएं। बहुत ज़्यादा चौड़े वाले रजिस्टर न लाएं, कारण कि फिर पता चला मेरा जनरल एग्ज़ाम के पेपर में सेट ही नहीं हो रहा, आदत पड़ी हुई ना इतना चौड़ा लिखने की, वहाँ पे स्क्वीज़ करना है। तो A4 विथ शेडिंग लाइन, इस तरह का रजिस्टर लाएं। एग्ज़ाम में सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड है, पता ही है आपको, तो अपने भी कोशिश रोज़ यही करो कि ब्लैक से ही लिखो, ताकि वो सेम फीलिंग बनी रहे। हाँ, अभी कॉपी में भले ही आपको लाल पीला काम में लेना है, ले लो भाई, रिवीजन के वक्त याद आएगा, बट एग्ज़ाम में इट इज़ ओनली ब्लैक पेन विच इज़ अलाउड। ओके, सो ये सब बातें हो गई। कल जो अपन चैप्टर शुरू करेंगे वो इंश्योरेंस क्लेम्स, उसमें 2 चैप्टर हैं, वन इज़ लॉस ऑफ स्टॉक, अनदर इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो पहला अपन लॉस ऑफ स्टॉक वाला चैप्टर कल से शुरू करेंगे, ठीक है। गुड डे।